हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी व्यस्तताओं के बीच में आज मैं फिर पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर जो टाइटल दिया है वो देख भी पा रहे होंगे, चिंतन एवं समस्या समाधान, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अक्सर हम कहीं पर भी अगर इसको पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं वो समस्या समाधान के लिए ही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही होती है। तो समस्याओं का आना जाना ये स्वाभाविक सी बात है। जब से मनुष्य है अनादिकाल से तब से ही समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं को हल करते करते आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं और आप देख ही रहे हैं कि हम एक अब आधुनिक मानव बन चुके हैं। तो चिंतन एक मस्तिष्क की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया किस तरह से काम करती है, कैसे चलती है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, बट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको पता चलेगा कि हम चिंतन किस तरह से करते हैं और इसकी क्या क्या प्रक्रिया हैं, हम चिंतन के दौरान किन साधनों का उपयोग करते हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छे से इसको हम समझेंगे और एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे कि चिंतन की बात करें तो चिंतन क्या है, एक व्यवहारात्मक और एक क्रियात्मक और एक भावनात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहली बात करें, और ये मनुष्य को एक विशेष प्राणी बनाता है, ये अगर चिंतन की बात करें यही तो एक ऐसी एक प्रक्रिया है जो बाकी के जीवों से मनुष्य को अलग बनाती है। हमारा जो चिंतन है मनुष्य होने के नाते वो बाकी के प्राणियों से उच्च स्तर का है। तो ये किन किन माध्यम से होता है, इसके क्या क्या साधन हैं, हम किन साधनों का उपयोग करते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हम एक चीज़ आएगी, सबसे पहले विचार, थॉट, राइट, थॉट। तो अगर हम थॉट की बात करें, विचार की बात करें कि ये विचार क्या होते हैं, थॉट क्या होते हैं, तो इसके लिए मनोविज्ञान में दो चीज़ें बताई गई। एक तो यहाँ पर इसको बताया गया है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट, या जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, संप्रत्यय। इन संप्रत्यय का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ और क्या होती है, दूसरी चीज़ होते हैं बिंब, राइट, बिंब, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब, या जिसे हम इमेज नाम देंगे, या जिसे हम अंग्रेजी में एक चीज़ और कह सकते हैं, स्कीमा, राइट, क्या कह सकते हैं, स्कीमा। तो विभिन्न प्रकार के जो बिंब हैं, मानसिक प्रतिबिंब जिनको बोलते हैं, एक शब्द और यहाँ पर यूज किया जा सकता है दोस्तों, क्या कह सकते हैं, मानसिक प्रतिबिंब, मानसिक प्रतिबिंब। अब अंग्रेजी में से और क्या बोल सकते हैं, मेंटल इमेज, राइट, मेंटल इमेज। तो ये दो चीज़ें हैं और इसके अलावा एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, जिसे हम नाम देते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क मानचित्रण, मस्तिष्क मानचित्रण। और हिंदी शायद आपको ना पता हो, लेकिन अगर अंग्रेज़ी में बात करें तो इसे नाम देते हैं ब्रेन मैपिंग, और ये शब्द शायद आपने सुना होगा, ब्रेन मैपिंग। तो हमारा जो चिंतन है वो चिंतन विभिन्न प्रकार के विचारों के माध्यम से होता है। और ये विचार हम कैसे आते हैं, विचार जो है हमारे मस्तिष्क में किस रूप में रहते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट के रूप में, संप्रत्यय के रूप में रहते हैं, मस्तिष्क मानचित्रण अर्थात ब्रेन मैपिंग के रूप में रहते हैं, और जो मानसिक प्रतिबिंब हैं या बिंब हैं जिसे हम स्कीमा भी नाम दे सकते हैं, तो इस इमेज या मेंटल इमेज के रूप में भी ये सारे के सारे विद्यमान रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारा चिंतन होता है, राइट। तो ये जो है हम विचार के अंतर्गत इनको लेते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि कौन कौन से साधन हैं, राइट। अगर हम चिंतन के साधनों की बात करें, चिंतन के साधन, क्योंकि
हम चिंतन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा मस्तिष्क कैसे चिंतन करता है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं बिंब की, बिंब या प्रतिबिंब बोलेंगे, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की इमेज होती हैं। अब इसमें भी, बिंब में भी दो प्रकार की इमेज होती हैं, ठीक है। एक होता है स्मृति बिंब, अभी हम इस पर बात करेंगे, समझेंगे कि स्मृति बिंब क्या है। और दूसरा जो है वो होता है कल्पना बिंब, कल्पना बिंब, राइट। तो ये इमेज भी दो तरह की होती हैं। जैसे अब हम चिंतन करेंगे तो चिंतन करने के लिए हमारे पास पूर्व अनुभव होने चाहिए, राइट। और बिना पूर्व अनुभवों के, और ये पूर्व अनुभव ही तो संप्रत्यय के रूप में, बिंब के रूप में, मस्तिष्क मानचित्रण के रूप में हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहते हैं। तो जो चिंतन का साधन है बिंब, जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं। स्मृति बिंब, अब स्मृति बिंब का मतलब क्या है कि जो मूर्त या ठोस वस्तुएं हैं जिनका हमें अनुभव होता है, जब हम क्रिया करते हैं, अपने वातावरण में रह करके विभिन्न वस्तुओं को छूते हैं, देखते हैं, तो उन चीज़ों का जो मूर्त अनुभव होता है वो हमारे मस्तिष्क में बिंब के रूप में रहता है। और ऐसे वास्तविक अनुभवों का जो बिंब बनता है उन्हें हम स्मृति बिंब बोलते हैं। अब कई बार जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, राइट। और अगर हम कल्पना बिंब की बात करें तो जैसे हम अगर आपको एक कोई कहानी सुनाए, या आपका दोस्त आपको कोई कहानी बताता है, किसी घटना के बारे में बताता है, तो वो जो घटनाएं हैं आपके समक्ष मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो कल्पना में है। और उनसे जो उस कहानी या घटना को बताने से आपके मस्तिष्क में जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कल्पना बिंब। तो ये दो जो हैं ये हमारे चिंतन में सहायक होते हैं, चिंतन के एक तरीके के साधन, राइट। आगे हम बात करते हैं दूसरा, और क्या हो सकता है। जैसे दूसरे हम बात करें प्रतीकों की, तो ये प्रतीक जो होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, सिंबल, सिंबल। तो ये जो प्रतीक हैं, सिंबल हैं, चिन्ह हैं, क्या और नाम दे सकते हैं दोस्तों, चिन्ह। तो इन चिन्हों का इस्तेमाल भी हम अपने चिंतन में करते हैं। और ये चिन्ह जो है, ये सिंबल हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। तो अब ये सिंबल क्या है, जैसे किसी वास्तविक वस्तु को हम कोई एक चिन्ह दे देते हैं, कोई एक हम उसको क्या दे देते हैं, प्रतीक दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप रास्ते पे जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो सिग्नल लाइटें लगी होती हैं, सिग्नल लगे रहते हैं, स्कूलों की जो घंटियां होती हैं, तो वो जो सिंबल है वो क्या संकेत करता है, स्कूल की घंटी क्या संकेत करती है, अगर उसको बजा दिया जाए लगातार तो इसका मतलब क्या है कि छुट्टी हो गई। तो ये जो कुछ साधन हैं जो प्रतीक के रूप में हैं, इन प्रतीकों के माध्यम से भी हम चिंतन करते हैं। जैसे अगर हम सड़क पर जा रहे हैं और अगर रेड लाइट जल जाए तो उससे हम समझ जाते हैं कि अभी हमको रुकना पड़ेगा, स्टॉप। तो ये क्या है, उसके माध्यम से चिंतन हुआ, अर्थात सिंबल के माध्यम से चिंतन हुआ। तो बिंब के माध्यम से भी चिंतन होता है और प्रतीक या सिंबल के माध्यम से भी चिंतन होता है, राइट। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी बात जैसे है, हम बात करें संप्रत्यय की, जो अभी हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट, ठीक, कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी एक तरह का विचार है। और ये कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक तरीके का विचारों का जो बिंब बनता है, विचारों के जो प्रतीक बनते हैं, उन्हीं को नाम देते हैं संप्रत्यय। जैसे उदाहरण अगर हम लें कि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एक बार बंदर को देखे हैं तो बंदर का जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, ये प्रतीक से थोड़ा सा आगे की बात है। प्रतीक वास्तविक चीजों को जब हम कोई चिन्ह प्रदान करते हैं तो उनके माध्यम से हम चिंतन करते हैं, तो वो चिन्ह के माध्यम से चिंतन बोला जाएगा। लेकिन संप्रत्यय का मतलब क्या है कि जो चीज हमने पहले अनुभव की है, वास्तविक अनुभव है, और वो हमारे मानसिक पटल पर, मस्तिष्क पर उसका चित्र बन गया है विद कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट का मतलब है एक तरीके की अवधारणा,
तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, अवधारणाएं या संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं कि कोई चीज, जैसे अब हम बंदर का उदाहरण ले रहे थे कि अगर आपने बंदर देखा और दोबारा अगर आपने बंदर कोई आपके सामने बोल दिया तो आपके मस्तिष्क में तुरंत वो जो पूर्व अनुभव है, अर्थात आपने वास्तविक रूप में बंदर को देखा है, तो बंदर का प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में बनेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सिर्फ बंदर का चित्र बनता है तो फिर हम कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, फिर उसको हम इमेज बोलेंगे, बिंब। और कॉन्सेप्ट तब बोलेंगे कि अब आपको बंदर के बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएं, अपने आपके दिमाग में वो आना शुरू हो जाएं कि बंदर कैसे चलता है, बंदर कहाँ रहता है, बंदर क्या खाता है, आदि आदि बातें। तो ये क्या हो गया, उस वस्तु से संबंधित पूरी अवधारणा, उसके बारे में जानकारी जो है हमारे मस्तिष्क पर बनती है, बनी रहती है। उसी के माध्यम से फिर हम चिंतन करते हैं अगर हमें उससे संबंधित समस्या दी जाती है। ठीक, तो बिंब के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, संप्रत्यय के माध्यम से हम चिंतन करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज चिंतन के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाषा, लैंग्वेज। क्या आपको लगता है कि आप बिना भाषा के चिंतन कर सकते हैं? अब देखिए, भाषा का मतलब क्या है, भाषा हम जो बोल रहे हैं ये भी भाषा है, राइट। अगर हम कोई इशारा करते हैं, कोई प्रतीक के माध्यम से बात करते हैं तो वो भी एक भाषा है। तो ये जो भाषा है ये भी चिंतन में सहायक होती है। और जब हम भाषा और विचार टॉपिक पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा भी है कि वाइगोत्स्की ने और पियाजे ने भाषा को क्या बताया है। भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान अगर बात करें तो वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा का बहुत बड़ा योगदान है बालक के संज्ञानात्मक विकास में। और पियाजे ने कहा कि नहीं, बालक की स्वयं की एक अपनी स्वकेंद्रित भाषा होती है, जिसे हम विचार कह सकते हैं, वो पहले आता है और सामाजिक भाषा बाद में आती है। लेकिन फिर भी ये चीज़ तो क्लियर है कि बिना भाषा के हमारा चिंतन नहीं होगा। अगर आपने अपने समाज से चीज़ों को देखा नहीं है, सुना नहीं है, उनको महसूस नहीं किया है, आपने अपने समाज से भाषा नहीं ली है, तो आप सोचिए, चिंतन करिए कि आप क्या इनके बगैर आपका चिंतन हो पाएगा। आप जो भी चिंतन करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो जो भाषा है, उस भाषा के माध्यम से हम खुद से भी बात कर सकते हैं और हम खुद से चिंतन भी करते हैं। तो ये भाषा जो है चिंतन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी योगदान होता है चिंतन में, अर्थात कि चिंतन का ये भी साधन है, राइट। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक है वो क्या है, ब्रेन मैपिंग, जिसे हमने उधर लिखा हुआ है मस्तिष्क मानचित्रण। मस्तिष्क मानचित्रण, आपने ब्रेन मैपिंग का नाम सुना होगा कि ब्रेन मैपिंग जो है अपराधियों की जाती है। आपने पॉलीग्राफ का नाम सुना होगा, नार्को टेस्ट का नाम सुना होगा, उसी में से ये ब्रेन मैपिंग भी होती है। लेकिन हमारा यहाँ समझने का तात्पर्य ये है कि अब देखिए, ये ब्रेन मैपिंग है क्या। ब्रेन मैपिंग का मतलब है कि अगर हम हमारे मस्तिष्क में दो घटनाएं होती हैं जो हम देखते हैं अपनी आँखों से, उन सारी घटनाओं का एक क्रम जो है हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। अब जैसे इसको ऐसे समझिए कि ब्रेन मैपिंग जिन अपराधियों की जाती है, तो ब्रेन मैपिंग से कोई बच नहीं सकता है। पॉलीग्राफ से जो है अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख करके हम धोखा दे सकते हैं एक बार, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ब्रेन मैपिंग में पूरे जो 32 नोट्स हैं पूरे मस्तिष्क में लगाए जाते हैं और वो नोट्स जो हैं मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रॉनिक जो तरंगें हैं, वेव्स हैं, वो बनती हैं। उन वेव्स को जो है वो जो नोट्स लगाए जाते हैं वो पकड़ लेते हैं और वो कंप्यूटर में फिर दिखा देते हैं। और आप देखते भी हैं कि इस तरीके से जो है ऐसे ऐसे उसमें चलने लगता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, प्रदर्शित करता है मस्तिष्क में बनने वाली वेव्स को। और जैसे अपराधी से अगर सवाल किया जाए कि अगर मान लो किसी का मर्डर हो गया है, तो मर्डर से संबंधित अगर सवाल किए जाते हैं तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो है उससे संबंधित जो है तुरंत वेव्स बनेगी। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, उससे कुछ भी नहीं बुलवाना है, बस उसको कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं
कुछ चीज़ें उसको सुना सकते हैं, और जैसे ही वो देखेगा सुनेगा तो तुरंत, चूंकि वो उस घटना से जुड़ा हुआ है और उस घटना से संबंधित जो चीज़ें हैं, चित्रण है, उसके मस्तिष्क में हो चुका है। अब जैसे ही वो चीज़ों को देखता है या उससे सवाल किया जाता है, तुरंत उसके मस्तिष्क में वेब्स बनती हैं और उन वेब्स को पकड़ने का काम नोट्स जो लगाए जाते हैं वो करते हैं, और फिर वो नोट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर पे प्रदर्शित होने लगते हैं। तो इस तरीके से पता लगा लिया जाता है कि क्या इस अपराधी का इस मर्डर से कोई संबंध है। अगर वेब्स बन रहे हैं, उन वेब्स को पकड़ दिया गया है, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका संबंध उस घटना से जुड़ा हुआ है। तो अब ब्रेन मैपिंग में क्या होता है? ब्रेन मैपिंग में पूरी तरीके से जो घटनाएं हम देखते हैं अपने आसपास, जो चीज़ें हम आसपास घूम करके देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज़ों का एक तरीके का क्रम बन जाता है मस्तिष्क में, वो घटना का पूरा क्रम बन जाता है। ठीक, तो ये भी क्या है, जो घटनाओं के विभिन्न क्रम हैं जिन्हें ब्रेन मैपिंग, मस्तिष्क मानचित्रण कहेंगे, इनके माध्यम से भी हम चिंतन करते हैं। राइट, समझ में आया होगा। इसके बाद अगला जो है, अगली बात करेंगे हम, तो अगली बात है संकल्पनात्मक मानचित्रण, जिसे नाम क्या दिया जाता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग। अब ये जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, संकल्पनात्मक मानचित्रण। जैसे अगर हम जल की बात करें, अब देखिए इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से एक रेखा चित्र, एक आरेख मस्तिष्क में बना होता है, घटनाओं से जुड़ा हुआ। जल की बात करेंगे तो जल रिलेटेड किससे है, जैसे कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, ये मत्स्य से रिलेटेड है, ये उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, एक तरीके का रेखा चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, जिसे हम संकल्पनात्मक मानचित्रण कहते हैं। मस्तिष्क मानचित्रण में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो मूर्त अनुभव हैं, उन मूर्त अनुभवों का जो है संबंध ज्ञान उस मूर्त ज्ञान से हो जाता है, मतलब एक तरीके का संगठन होता है। लेकिन जब हम यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने बताया ना, घटनाओं का पूरा एक संकलन, आपने कोई घटना देखी है तो उस पूरी घटना का प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में बन जाएगा। राइट, अर्थात ये जो है बिंब से, प्रतीक से, संप्रत्यय से कुछ बड़ी बात है। बिंब की बात करेंगे तो सिर्फ एक चित्र बनना, लेकिन जब हम ब्रेन मैपिंग की बात करेंगे तो ब्रेन मैपिंग का मतलब है कि पूरी घटना क्रम में हमारे मस्तिष्क में संगठित हो जाना, जो हमने वास्तव में देखी है। राइट, जहां पर हम इन्वॉल्व थे। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब क्या है कि किसी एक चीज का, किसी एक मूर्त चीज का आपस में क्या है, कोरिलेशन, अर्थात एक आरेख बनता है। इस तरीके से आरेख बनेगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके का मानचित्रण जो है संकल्पनात्मक मानचित्रण कहलाता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। अर्थात जहां पर विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम संकल्पनात्मक मानचित्रण कहते हैं। तो ये चिंतन के विभिन्न साधन हैं, इनके बिना हमारा चिंतन संभव नहीं हो सकता है। राइट, आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रचनात्मक चिंतन की, क्रिएटिव थिंकिंग की। ये क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। राइट, तो इस रचनात्मक चिंतन क्या है कि जब हमारे मस्तिष्क में मूल और नवीन विचारों का निर्माण होता है और उन मूल और नवीन विचारों के माध्यम से जब हम नवीन वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं तो हमारा चिंतन कैसा हो,
हमारा चिंतन ऐसा हो जो कुछ नए विचार लाए, उनमें क्या हो, मौलिकता हो, ओरिजिनलिटी हो, वो जो है बाकियों से अलग हो। तो हमारा चिंतन जब बाकी के लोगों के चिंतन से कुछ हट करके होता है, अलग होता है, इस प्रकार के चिंतन को हम रचनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में अगर बात करें तो अब देखिए, चूंकि हम समस्या समाधान की बात कर रहे हैं, वैसे अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो यहां पर अपसारी चिंतन जो है महत्वपूर्ण होता है। अपसारी चिंतन, हालांकि एक चीज और आप याद रखिए, एक है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। आप देखिए ये जो अवधारणा है, ये जो दोनों अवधारणाएं हैं, इन दोनों अवधारणाओं या दोनों प्रकार की चिंतन को किसने बताया, जेपी गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने। अब थोड़ा सा इनके बारे में, हालांकि मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक बार बता देता हूं। अपसारी चिंतन का मतलब क्या है, जब हम किसी एक समस्या के लिए ढेर सारे समाधान खोज लें। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। किसी एक समस्या के लिए हम जब कई तरीके से सोचें और नए नए आइडियाज हमारे दिमाग में आए, तो इस प्रकार का जो चिंतन है वो अपसारी चिंतन कहलाता है, अर्थात जब दिशाओं में हो। लेकिन जब हम अभिसारी चिंतन की बात करते हैं तो ये कैसा चिंतन है, ये एक दिशेई होता है, केंद्र की तरफ होता है, अर्थात यहां संकुचित चिंतन होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें कि अगर पूछ लिया जाए कि ताजमहल किसने बनवाया, तो आपका चिंतन, इस प्रकार का जो चिंतन होगा वो अभिसारी चिंतन होगा, राइट, एक दिशा में होगा। अर्थात यहां पर हम विभिन्न प्रकार के फैक्ट, जो तथ्य हैं, उनको एक साथ देखते हुए, उनका एनालिसिस करते हुए किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, किसी एक बिंदु पर पहुंचते हैं, तो इसे हम, इस प्रकार के चिंतन को अभिसारी चिंतन कहते हैं। और बुद्धि में जो चिंतन होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन में क्या है कि हम किसी एक समस्या के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए, हमारे मस्तिष्क में ढेर तरह के फैक्ट जो हैं, आइडियाज आ जाएं, ढेर सारे आइडिया आ जाएं एक समस्या के लिए, तो इस प्रकार का चिंतन खुला चिंतन कहलाता है। इस प्रकार का चिंतन बंद चिंतन कहलाता है। और ये दोनों प्रकार के चिंतन की बात जेपी गिलफोर्ड महोदय के द्वारा की गई थी। तो रचनात्मक चिंतन का मतलब आई होप समझ में आया होगा कि हमारा चिंतन इस तरह का हो जिसमें नए नए विचार आए, एक नया, एक मूल विचार आए, और उस विचार, नए विचार के माध्यम से हम नई नई वस्तुओं का निर्माण भी कर सके। तो उस नई वस्तु में क्या होगा, सृजनात्मकता झलकेगी, सृजनात्मकता दिखाई देगी। और आजकल जो है शिक्षक या जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनका मुख्य जो है उद्देश्य भी होना चाहिए कि बच्चे को हम क्रिएटिव बनाएं, उनके अंदर क्रिएटिविटी लाएं, क्योंकि आज जो है बच्चों से क्रिएटिविटी छीनी जा रही है, उनसे चीज़ों का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि बनी बनाई चीज़ें उनको दी जा रही हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी को नाश नहीं करना है, क्योंकि आगे चल करके कभी अगर उसके सामने समस्या आई, और ऐसी समस्या आई जो कि उसको अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करे, तो सोचने में उसको समस्या होगी, बाधा होगी, क्योंकि उसका अभ्यास पहले से नहीं है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें रचनात्मक चिंतन में, तो रचनात्मक चिंतन के क्या क्या प्रोसेस है, क्या चरण होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। अर्थात रचनात्मक चिंतन के एक चरण, और जो अब हम बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे वॉलेस के अकॉर्डिंग, वॉलेस के अनुसार। 1926 ईस्वी में इन्होंने ये चरण बताए थे। कब? 1926 ईस्वी में। जैसे कि इन्होंने जो पहला चरण बताया, चरण फर्स्ट, वो चरण फर्स्ट क्या बताया? चरण फर्स्ट इन्होंने बताया तैयारी, तैयारी या प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। तो
सबसे पहले क्या होगा, जब आपके पास में कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं, घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, अर्थात एनालिसिस करते हैं, राइट, एनालिसिस करते हैं। और तथ्यों का क्या करते हैं, यहां पर संकलन करते हैं। और कैसे तथ्यों का संकलन। और ये तथ्य कैसे होंगे, ये तथ्य उस समस्या से जुड़े हुए होंगे, अर्थात एक तरीके से कच्चा माल इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जैसे लोग किसी वस्तु का निर्माण करना है तो सबसे पहले शुरुआत कच्चे माल की होती है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि हम जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या से संबंधित जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो संकलित करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, अर्थात तथ्यों का हम संकलन करना शुरू करते हैं। इसे हम नाम देते हैं प्रिपरेशन या तैयारी, राइट। दूसरा जो चरण है वो दूसरा चरण क्या है, दूसरे चरण की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है उद्भवन, राइट, उद्भवन, या एक और इसका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन। क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन। एक और इसको शब्द दिया जाता है ऊष्मायन, क्योंकि एग्जाम में जब ये टर्म आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चरण, दूसरा चरण उद्भवन या इंक्यूबेशन। अब देखिए, जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है वो जब समस्या के समाधान के लिए तैयारी करना शुरू करता है तो उस समस्या से जुड़े हुए तथ्यों का वो संकलन करता है, उनका विश्लेषण, एनालिसिस करता है कि क्या सच में इस समस्या से जुड़ा हुआ ये मटेरियल है, या इस समस्या से जुड़े हुए क्या क्या तथ्य हो सकते हैं जिनसे कि हम समस्या का समाधान कर सकें, क्या क्या मटेरियल हो सकता है, कौन कौन से विचार हो सकते हैं जिससे हम समस्या का समाधान कर पाए। ये तैयारी है। और इस तैयारी के दौरान एक कंडीशन ये भी आती है व्यक्ति के साथ कि वो समस्या का समाधान खोजते खोजते कभी कभी परेशान भी हो जाता है। अर्थात कैसी स्थिति, हम कह सकते हैं उष्मायन या उद्भवन की जो स्थिति है वो एक तरीके की असफलता महसूस करने की स्थिति है, असफलता महसूस करने की स्थिति। ऐसा लगता है कि अब इस समस्या को छोड़ देना चाहिए, अर्थात समस्या को कुछ समय के लिए छोड़ने का मन करता है, समस्या को छोड़ने का मन करता है। ऐसा लगता है कि हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, कुछ समय बाद फिर प्रयास करते हैं, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब भी अनजाने में क्या होता है, अनजाने में हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता रहता है, वो प्रोसेस करता रहता है। और किससे संबंधित, उस समस्या से संबंधित जो है वो प्रक्रिया अनजाने में ही हमारा मस्तिष्क करता रहता है। आप कई बार खुद ऐसा जब किसी समस्या को लेकर के हताश होते होंगे तो आपको लगता है कि आप निष्क्रिय हो जाते हैं, आप बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, लग रहा है कि अब हम सफल नहीं हो पाएंगे, लग रहा है कि अब ये मेरे से होगा नहीं, और दिमाग थोड़ा सा ऐसी स्थिति में रहता है कि आपका शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक प्रक्रियाएं जो है उस समस्या से संबंधित वो चलती रहती हैं। इस तरीके की स्थिति को हम उद्भवन की स्थिति या उष्मायन की स्थिति कहते हैं। और ये समस्या समाधान की दूसरा चरण है। तो ऐसा लगे कि अब मेरे से नहीं होगा, अब क्या करूं मैं, इस समस्या का कोई समाधान खोजने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी बीच उसके मस्तिष्क में ढेर सारे नए नए थॉट्स भी आते रहते हैं, अर्थात रचनात्मक जो विचार हैं वो आते रहते हैं। व्यक्ति जो है समस्या के समाधान को लेकर के परेशान हो जरूर होता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में ढेर सारे नए नए थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो वो शारीरिक तौर पर निष्क्रिय हो सकता है मनुष्य, लेकिन मानसिक तौर पर जो है प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और वो मनुष्य ये सोचता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, हम इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे। ऐसी स्थिति को हम उद्भवन या उष्मायन कहते हैं। और जो तीसरी स्थिति है, अर्थात जो तीसरा चरण है इस सृजनात्मक चिंतन का, वो तीसरा चरण इंपॉर्टेंट है, वो है प्रदीपन। इसको क्या बोलते हैं, प्रदीपन या प्रदीपन, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन,
इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, प्रदीपन या इल्यूमिनेशन, ठीक है, प्रदीप्तन भी इसको कहते हैं। तो अब ये स्थिति कौन सी है दोस्तों? ये स्थिति ऐसी है जिसे हम क्या नाम देंगे? आहा स्थिति हम इसको कह सकते हैं। एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, यूरेका की स्थिति, यूरेका की स्थिति। अब ऐसे जो शब्द हैं यही थोड़ा सा स्टूडेंट को डाउट में लाते हैं कि अब ये यूरेका क्या है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप शायद परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, यूरेका की स्थिति की अगर बात करें तो ये आर्किमिडीज, आपने नाम सुना होगा आर्किमिडीज का। ये एक भौतिक विज्ञानी थे और एक इंजीनियर भी थे आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज इनकी एक गोल्डन क्राउन की कहानी है। गोल्डन क्राउन अर्थात सुनहरा जो मुकुट है उसकी कहानी है। और उसी से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है? ये यूरेका। कहानी एक बार की है, चूंकि ये ग्रीक के हैं और इटली पे रहते थे। सिसिली का उस समय एक राजा था, हेरोन करके एक राजा था। और उस समय होता क्या है कि वो राजा जो था वो सुनार से अपने लिए एक मुकुट बनवाता है, और मुकुट बनवाने के लिए उसको जो सोना देता है उस सोने के बराबर ही मुकुट बनवाना चाहता था। लेकिन जब वो मुकुट बना करके सुनार देता है तो उस राजा को ये डाउट होता है, शंका होती है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को पता करने के लिए, जानने के लिए वो आर्किमिडीज को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ इसमें शंका लग रही है। आप क्या सच में ये शुद्ध सोने का है या इसमें कुछ मिलावट है? क्या मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, आप कैसे पता करोगे? इसको पता करके बताओ। तो आर्किमिडीज जो है वो कुछ समय मांगता है और कुछ समय पश्चात फिर क्या होता है, एक बार वो जब नहाने के लिए टब में जा रहे थे तो जैसे ही टब में घुसते हैं तो तुरंत पानी छलक करके वो टब के बाहर गिरता है। जब बाहर गिरता है तो उनके मस्तिष्क में अचानक से एक विचार, एकदम अचानक से एक समस्या का हल मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम समस्या को खोज रहे होते, उसके समाधान को खोज रहे होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि कब और कहां पर उस समस्या का समाधान मिल जाएगा और हम परेशान होते हैं। तो ये स्थिति वही है कि तैयारी तो हमने शुरू कर दी, उद्भवन की स्थिति ये है कि अब हम काम कर रहे हैं, परेशान हैं, हमको लगता है कि हम शायद खोज नहीं पाएंगे। और उसी उद्भवन, उस मायन के दौरान ही आगे एक ऐसी स्थिति आती है जैसे प्रदीपन नाम देंगे, इल्यूमिनेशन नाम देते हैं, अर्थात बत्ती का जल जाना, बल्ब का लप से जल जाना, अर्थात अचानक से आइडिया का आ जाना, अचानक से एक सूझ आ जाना, इंसाइट या अंतर्दृष्टि आ जाना और तात्कालिक समस्या का समाधान हमें तुरंत मिल जाना। ऐसी स्थिति को आहा की स्थिति को कहा गया। और ये जो आर्किमिडीज वाली स्थिति है उसका जो मैं कहानी की बात कर रहा था, उसमें होता क्या है कि जब टब से बाहर पानी गिरता है तो उसको तुरंत समाधान सूझता आर्किमिडीज को, और वो भागा भागा राजा के दरबार में वैसे ही बिना कपड़े पहने ही भागे भागे जाते हैं और बोलते हैं यूरेका यूरेका। तो यूरेका यूरेका का मतलब ग्रीक भाषा में इसका अर्थ जो है, ग्रीक में यूरेका बोलते हैं, इसका मतलब है मैंने पा लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, अर्थात मैंने उस समस्या का हल जो है वो प्राप्त कर लिया। तो ये यूरेका की स्थिति है, प्रदीपन, जब किसी समस्या का समाधान हमें अचानक मिल जाता है। तो अब ये दौड़े दौड़े जब आर्किमिडीज जाते हैं उस राजा के दरबार में, तो उन्होंने क्या किया था कि उस सोने को मंगाया। चूंकि वजन में तो दोनों बराबर थे, जो मुकुट बनाया गया था वो भी वजन में बराबर, और जो सोना उन्होंने दिया था वो भी उतना ही था, मतलब सोना जितना दिया गया था उसके वजन के बराबर ही मुकुट था। लेकिन अब आप जानते हैं कि धातुओं का भी अपना अपना अलग अलग घनत्व होता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया था कि सोने की गांठ को पानी में डाला और उस मुकुट को डाला। तो सोने की गांठ की अपेक्षा जो है मुकुट ने क्या किया था कि अपने भार से अधिक पानी गिराया, अर्थात जब बराबर है तो ऐसी स्थिति में मुकुट को ज्यादा पानी बाहर नहीं निकालना चाहिए था। इस आधार पर उन्होंने ये निकाला कि हाँ इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, और आगे चल करके यही सिद्धांत बनता है आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल वाला, उछाल बल वाला सिद्धांत, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ से जो है, तो यहाँ एक ये स्टोरी ली जाती है इसलिए क्योंकि इन्हें अचानक उस समस्या का समाधान मिल गया। लगभग 2250, लगभग 2250 वर्ष पहले की एक स्टोरी है अगर हम आर्किमिडीज की इस स्टोरी की बात करें, और आज भी आर्किमिडीज को बहुत महत्व दिया जाता है इनके सिद्धांतों को, राइट। तो ये तीसरा चरण है। चौथे चरण की अगर हम बात करें तो चौथा चरण है सत्यापन का, वेरिफिकेशन का। सत्यापन, या जिसे हम क्या नाम देंगे, वेरिफिकेशन।
अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ होता क्या है चौथे चरण में कि हमें समस्या का समाधान तो मिल गया, लेकिन क्या सच में उस समस्या का यही समाधान है, इसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। तो वेरिफिकेशन हमारा मस्तिष्क करता है और हम देखते हैं कि सच में क्या उस समस्या का समाधान यही है, अर्थात उस समस्या के समाधान की वास्तविकता की जांच करना, उसका मूल्यांकन करना ही क्या है, ये चौथा चरण है वॉलेस के अकॉर्डिंग, जिसे हम सत्यापन नाम देते हैं। तो इस तरह से रचनात्मक चिंतन के ये 4 चरण हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पहला चरण है तैयारी, प्रिपरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, समस्या से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करते हैं, उनको संकलित करते हैं। और इसके बाद दूसरे चरण की बात करें, उद्भवन, तो इस दौरान हम प्रोसेस हमारी चलती रहती है, मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं समस्या के समाधान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये हताशा सी लगने लगती है कि हम उस समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे, असफलता सी महसूस होती है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा ब्रेन उस समस्या के समाधान के लिए क्रियाएं करता रहता है। तीसरा चरण है कि ये क्रियाएं करते करते अचानक से हमारे मस्तिष्क में एक बल्ब जलता है, प्रदीपन होता है, इल्यूमिनेशन होता है, और हम कहते हैं आहा, हमें मिल गया, हमें तो इस समस्या का समाधान मिल गया, प्राप्त हो गया। और इस स्थिति को यूरेका की स्थिति, यूरेका की क्षण की स्थिति बोला जाता है। और ये जो है आर्किमिडीज के गोल्डन क्राउन कहानी से जुड़ा हुआ शब्द है यूरेका, जिसकी हमने बात की। तो यहाँ क्या है, हमारी अंतर्दृष्टि जो है, हमारी सूझ काम कर जाती है और तात्कालिक जो समस्या थी उसका समाधान हमें मिल जाता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि उस समस्या का समाधान जो हमें मिला हुआ है कि हाँ ये ऐसे करना है, ये ऐसे था या ऐसे होगा, तो उसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि क्या सच में ऐसा है। जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो हम ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ इस समस्या का यही समाधान है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो समस्या का समाधान हमें मिला हुआ है वो नेगेटिव हो, राइट, तो उसका सत्यापन भी जरूरी है। तो इस तरीके से जो है रचनात्मक चिंतन के ये 4 चरण हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि रचनात्मक चिंतन की रणनीतियां क्या है, क्या स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए ताकि हम क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन दोस्तों लंबे वीडियो से आपका कोई वो नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी भी YouTube चैनल की बात करेंगे जो शॉर्ट में पढ़ाते हैं, ट्रिक में पढ़ाते हैं, वो अपना तो भला कर लेते हैं, उनके सब्सक्राइबर ढेर सारे हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिक में और ज़्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं और लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन सच में अगर आपको अच्छा अध्ययन करना है तो आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और जितने बड़े बड़े आप सफल व्यक्तियों की बात करेंगे वो सारे के सारे लोग जो हैं वो डिटेल से विस्तृत अध्ययन की बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।